हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हैं तो जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, अगर रेगुलर हमारी क्लासेस देखता है तो काफ़ी फायदा उसे उसके एग्जाम में होने वाला है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुकी है, तो अपनी तैयारी में जोरों से लग जाइए और बेहतर कंटेंट के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। बस आप हमें अपना कीमती समय दीजिए, बेहतर कंटेंट देने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 5 खाद्य वर्ग की, ऑप्शन 2 4 खाद्य वर्ग की, ऑप्शन 3 7 खाद्य वर्ग की, ऑप्शन 4 11 खाद्य वर्ग की। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देते चलना है। यहाँ पर क्वेश्चन में डॉक्टर एम स्वामीनाथन के द्वारा कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, इनके द्वारा 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। तो कौन कौन से वे 11 खाद्य वर्ग है, ये आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर एम स्वामीनाथन के द्वारा निम्नलिखित 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। तो ये कौन कौन से 11 खाद्य वर्ग है, जिसमें हमारा अनाज एवं ज्वार बाजरा, दालें फलियाँ, गिरिया और तिलहन, सब्जियाँ, फल, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, अंडे, मांस मछली तथा अन्य प्राणीज आसर, वसा एवं तेल, शक्कर एवं अन्य स्टार्च युक्त आहार, मिर्च मसाले, ये इनके द्वारा 11 खाद्य वर्ग दिए गए हैं डॉक्टर एम स्वामीनाथन के द्वारा। तो इन्हें भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। पीईएम का अर्थ क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन 2 फिजिकल एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन 3 प्रोलैक्टिन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन 4 पुअर एनर्जी माल न्यूट्रिशन। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पीईएम का अर्थ यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये पीईएम का अर्थ है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। पीईएम का अर्थ है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अपर्याप्त प्रोटीन या कैलोरी का सेवन किया जाता है। आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी ये व्याख्या भी। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुपोषण तथा खाली स्थान में गहरा संबंध है। चिंता, सुंदरता, प्रसन्नता या कर्मठता। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कुपोषण तथा किसके बीच गहरा संबंध है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है। बर्फ जमाकर, निर्जलीकरण द्वारा, उबालकर या इन सभी के द्वारा। यूजीसी नेट एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है, तो किस किस के द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है, ये आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर बात करें अति सूक्ष्म जीवों की, तो इन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है बर्फ जमाकर भी, निर्जलीकरण के द्वारा भी और उबाल कर भी। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इन सभी के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कपड़ा, तंतु या रेशा या बुनाई या वयन के लिए योग्य द्रव्य, इनके लिए खाली स्थान, यह व्यापक नाम है। तागा, फेल्टिंग, बुनाई या कोई नहीं। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने कि कपड़ा, तंतु या रेशा या बुनाई या वयन के लिए योग्य द्रव्य, इनके लिए खाली स्थान, यह व्यापक नाम है। तो इनके लिए क्या व्यापक नाम होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, तागा। तागा जिसे हम यार्न कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पुनर्बलित वस्त्र, ऑप्शन 2 मिश्रित वस्त्र, ऑप्शन 3 कैलिको वस्त्र, ऑप्शन 4 कैम्ब्रिक वस्त्र। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एलटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है, वह कहलाता है कैलिको। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आइए और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है, वह कैलिको कहलाता है। मूलतः भारत के कालीकट नाम पर वहाँ से इंग्लैंड जाने वाले सूती वस्त्र को कैलिको कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ये पूछा गया है।
इसे पारंपरिक बुनकरों द्वारा बनाया गया था, जिन्हें कलिया कहा जाता है। कच्चे कपड़े को चमकीले रंगों में रंगा और मुद्रित किया गया था और कैलिको प्रिंट यूरोप में लोकप्रिय हो गए। कैलिको क्रीम या बिना ब्लीच किए गए कपास में साधारण, सस्ते, सामान बाने और सादा बुनाई का कपड़ा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके नाम पर कैलिको नाम रखा गया है। तो भारत के कालीकट के नाम पर यहाँ पर कैलिको नाम रखा गया है। यहाँ से इंग्लैंड जाने वाले सूती वस्त्र को ही कैलिको कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कपड़े की मोयरिंग उभार परिसज्जा बनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा आर्द्रता, ऊष्मा एवं बचाव के द्वारा। ऑप्शन 2 रंग का प्रयोग करके। ऑप्शन 3 गर्म रोलरों के द्वारा। ऑप्शन 4 रसायनों के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कई एग्जाम में लगातार पूछा गया है। यूपी पीजीटी 2021, जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 और टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कपड़े की मोयरिंग परिसज्जा बनाई जाती है, तो किसके द्वारा बनाई जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, गर्म रोलरों के द्वारा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आइए और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो कपड़े की मोयरिंग परिसज्जा गर्म रोलरों के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, मोयरिंग इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की संपूर्ण सतह पर पानी के लकीर के समान नमूने बनाए जाते हैं। इसके बाद उन पर अत्यंत बारीक एवं महीन रेखाएं बनाई जाती है। जब प्रकाश की किरणें इन रेखाओं या लहरों पर पड़ती है तो वे परावर्तित होकर अनोखी चमक उत्पन्न करती है। इस परिपक्वता से युक्त वस्त्र अनोखी चमक लिए हुए होते हैं। इस प्रक्रिया में मोयरिंग मशीन में 3 अलग आकार के रोलर लगे होते हैं। सबसे ऊपर वाले रोलर पर कपड़ा चढ़ा होता है। दूसरे रोलर की गति दबाव पहले रोलर की अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण वस्त्र की सतह पर पानी की धारियां बन जाती है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी ये व्याख्या भी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है सिजिंग के द्वारा, टेंटरिंग के द्वारा, कैलेंडरिंग के द्वारा या सैनिफोराइजिंग के द्वारा। पीजीटी 2013 और जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, सैनिफोराइजिंग के द्वारा बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, चेन स्टिच एक प्रकार है। ऑप्शन कच्ची या अस्थायी टाँका, स्थायी टाँका, सजावटी टाँका या तुरपाई का टाँका। एलटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि चेन स्टिच एक प्रकार का है, तो क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर है सजावटी टाँका। चेन स्टिच एक प्रकार का है सजावटी टाँका। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कहा जाता है काश्मीरी, मणिपुरी, कांथा या कसूती। आपको यहाँ पर बताना है कि धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को क्या कहा जाता है। क्या काश्मीरी कहा जाएगा, मणिपुरी या कांथा या कसूती। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से, धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कसूती कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई है आउल, कलमी, अरही या इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपको बताना है कि कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अरही सुई। कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई है अरही सुई। अगर कच्छ की कढ़ाई की यहाँ पर बात करें तो ये गुजरात की प्रसिद्ध कढ़ाई है। गुजरात की प्रसिद्ध कढ़ाई है, प्रसिद्ध कढ़ाई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ में आप जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हम बस प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर ना जाए और सभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहे हैं। तो बेहतर से बेहतर कंटेंट भी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। जिन भी क्वेश्चनों में आपको डाउट होता है वे भी हम आपके क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लगते हैं उनकी व्याख्या भी हम आपको कराते हुए चल रहे हैं। तो इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाइए। जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव इनमें देखा जाता है।
ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पुरुषों में, युवाओं में, वृद्धों में या बच्चों में। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव इनमें देखा जाता है, तो किन में देखा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव युवाओं में देखा जाता है। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पोशाकों में 4 आधार सामग्रियों के अनुप्रयोग का सही क्रम बतलाइए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग, अंडरलाइनिंग, लाइनिंग। ऑप्शन 2 इंटरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, अंडरलाइनिंग, लाइनिंग। ऑप्शन 3 इंटरफेसिंग, अंडरलाइनिंग, इंटरलाइनिंग, लाइनिंग। ऑप्शन 4 अंडरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग और लाइनिंग। यूजीसी नेट 2012 और 10 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, अंडरलाइनिंग, इंटरफेसिंग और इंटरलाइनिंग और लाइनिंग। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। पोशाकों में 4 आधार सामग्रियों के अनुप्रयोग का ये सही क्रम होगा। आइए देख लेते हैं अच्छी तरीके से। पोशाकों में 4 आधार सामग्रियों के अनुप्रयोग का सही क्रम है, जिसमें आपका अंडरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग और लाइनिंग होगा। ये इसका सही क्रम है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सीधे कपड़े को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। डार्ट्स, चुन्नट, प्लेट्स या टकस। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सीधे कपड़े को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से प्लेट्स का प्रयोग किया जाता है, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सिलाई की मशीन भारी चलती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तेल व सफाई की कमी से। ऑप्शन 2 अधिक ढीली बेल्ट। ऑप्शन 3 शटल में धागा फंसना। ऑप्शन 4 प्रेशर फुट का अधिक दबाव। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सिलाई की मशीन भारी चलती है, तो किसके द्वारा भारी चलती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सिलाई की मशीन भारी चलती है तेल व सफाई की कमी के कारण, तो ये इसका कारण है जिससे सिलाई मशीन भारी चलती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, आंतरिक और बाहरी मूल्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मार्गरेट मीड के द्वारा या पार्कर के द्वारा, लिंडसे द्वारा या सुपर के द्वारा। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि आंतरिक और बाहरी मूल्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, आंतरिक और बाहरी मूल्यों का वर्गीकरण पार्कर के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या दी गई है। तो आंतरिक और बाहरी मूल्यों का वर्गीकरण पार्कर के द्वारा किया गया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इनके अनुसार मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले मूल्य इस प्रकार है। तो कौन कौन से मूल्य इनके द्वारा दिए गए हैं। आंतरिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आराम, स्वास्थ्य, इच्छाएं, प्रेम, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, तकनीकी संतोष, खेल, कला, धर्म इत्यादि। ये इनके द्वारा आंतरिक मूल्य दिए गए हैं। पार्कर ने बाद में मूल्यों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है, क्रियात्मक और कलात्मक। क्रियात्मक मूल्य वातावरण से समायोजन और उनके मध्य अंतर क्रिया हेतु आवश्यक है। कलात्मक मूल्य मस्तिष्क से संबंधित होते हैं, जो कि अभिव्यक्ति से प्राप्त संतुष्टि पर आधारित होते हैं। क्रियात्मक मूल्य में वस्तुओं की वास्तविकता पर विश्वास किया जाता है, जबकि कलात्मक मूल्य में खेल, कला की रचनात्मक में संतोष और धर्म से प्राप्त संतोष सम्मिलित होते हैं। तो ये इसकी क्वेश्चन की यहाँ पर व्याख्या। कई क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे गए हैं, तो आप इन्हें भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर है। यह किसका कथन है। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। कथन यहाँ पर दिया गया है कि योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होती है। ये किसका कथन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लुइस ए एलन, ग्रॉस एवं क्रेंडल, गोल्डस्टीन एवं गोल्डस्टीन, पी निकेल एवं डोर्सी। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अपना आंसर देना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है ग्रोस एवं क्रेंडल के द्वारा, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, समस्त गृह कार्यों का ज्ञान। ऑप्शन 2 प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान। ऑप्शन 3 पाक कला का ज्ञान।
ऑप्शन 4 बच्चों को रोगों की जानकारी। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि एक कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। एक कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है, समस्त गृह कार्यों का ज्ञान होना जरूरी है। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है। जल प्रवाह में डालकर, जलाकर, खाद बनाना, भराव करने के लिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि क्या होगी। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कूड़े करकट की हम यहाँ पर विसर्जन की यहाँ पर उत्तम विधि की बात करें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, खाद बनाना। ये इसकी उत्तम विधि है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, योजना बनाना एक प्रक्रिया है, शारीरिक, मानसिक, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो योजना बनाना, ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि योजना बनाना एक प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो योजना बनाना एक प्रकार की क्रिया है, मानसिक। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही होगा, मानसिक प्रक्रिया। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते चलना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन को बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है और नहीं है यहाँ पर देखना भूल जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से पढ़ना है जिनमें नहीं लगा होता है। तो इनमें से कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसके विभिन्न स्तर अंतर संबंधित है। ऑप्शन 2, प्रारंभ में स्थायी रहना और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए। ऑप्शन 3, उसे निरंतर बना रहना चाहिए। ऑप्शन 4, प्राथमिक आवश्यकता को महत्व देना चाहिए। DSSB TGT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, प्रारंभ में स्थायी रहना और कालांतर में बदलना चाहिए। ये उत्तम योजना का गुण नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, बजट सफल होता है व्यय कम करके, आय बढ़ाकर, आय व व्यय के सही संतुलन से बचत करके। PGT 2009 और TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि बजट सफल होता है तो क्या व्यय कम करके होता है, आय बढ़ाकर होता है, आय व व्यय के सही संतुलन से होता है, बचत करके होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें सफल बजट की, तो ये आय और व्यय के सही संतुलन से होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को लाभ है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। पहला ऑप्शन हमारा, जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है। ऑप्शन 2, जनता की आय की जानकारी होती है। ऑप्शन 3, सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है, या उपरोक्त सभी। TGT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, पहला तो जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, ये भी इस अर्थशास्त्रियों को लाभ होता है। जनता की आय की जानकारी होती है, तो ये भी इसका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 1973, दूसरा ऑप्शन हमारा 1969, ऑप्शन 3 1959, या ऑप्शन 4 1979। यहाँ पर आपको बताना है कि एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 1969 ये प्रभाव में आया। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। तो एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम वर्ष 1969 में प्रभाव में आया। इस अधिनियम में आर्थिक व्यवस्था के परिचालन के से सामान्य हित के विपरीत आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण न होने, एकाधिकारों पर नियंत्रण रखने, एकाधिकार और अवरोधक व्यापार तथा उससे जुड़े हुए और संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करता है। यहाँ पर एक नोट भी आपको दिया गया है। अब इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया है। तो इसके एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम के स्थान पर अब प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में लागू है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गृह विज्ञान ज्ञान व सेवा का क्षेत्र है जो कि मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, महिलाओं को सशक्त बनाने में। ऑप्शन 2, महिलाओं तथा बच्चों को सशक्त बनाने में। ऑप्शन 3, पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने में। ऑप्शन 4, समाज को समर्थ बनाने में।
आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि गृह विज्ञान ज्ञान व सेवा का क्षेत्र है जो कि मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर बात करें महिलाओं को सशक्त बनाने में, ऑप्शन तो ये भी हमारा सही है और महिलाओं तथा बच्चों को सशक्त बनाने में, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही, तो पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने में, ये ऑप्शन हमारा ज़्यादा बेहतर यहाँ पर होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने में। गृह विज्ञान ज्ञान और सेवा का क्षेत्र है तो ये मुख्य रूप से संबंधित है पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने में। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान से देखते चलना है। तो व्यक्तिगत विकास का अवसर, उच्च जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता। आपको यहाँ पर एकाकी परिवार के लाभ क्या नहीं है ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो व्यक्तिगत विकास का अवसर, ये तो इसका लाभ है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया है तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उच्च जीवन स्तर, ये भी इसका यहाँ पर लाभ है तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आत्मनिर्भरता, ये भी ऑप्शन इसका लाभ होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, सामाजिक सुरक्षा। ये एकाकी परिवार का लाभ नहीं है, तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं, जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। तो समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है। मंदिर, स्कूल, अस्पताल या परिवार। आपको यहाँ पर बताना है कि समाज की बुनियादी इकाई कौन सी होगी। क्या मंदिर होगा, स्कूल होगा, या अस्पताल होगा, या परिवार होगा। तो यहाँ पर समाज की बुनियादी इकाई की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर परिवार होगा। ऑप्शन हमारा पहला ही यहाँ पर सही है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, सॉरी फ्रेंड्स, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है। तुलन पत्र, पारिवारिक बजट, अभिलेख, मौद्रिक संसाधन। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यह अब क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा सही है, पारिवारिक बजट कहा जाता है। तो यह ब्यौरा क्या कहा जाता है, पारिवारिक बजट। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय, ऑप्शन 2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन 3 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, या इनमें से सभी। पिछली 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है तो कौन कौन सी है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं को सामान्य निदेशालय, ये भी स्वास्थ्य व्यवस्था है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये भी ऑप्शन हमारा सही होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है, इनमें से सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, सुपोषित व्यक्ति, ऑप्शन 2 कुपोषित व्यक्ति, ऑप्शन 3 स्वस्थ व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। तो इनमें से किस प्रकार का व्यक्ति कर सकता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, सुपोषित, यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति। स्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्रीय हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही होगा, स्वस्थ व्यक्ति। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है। संकुचित अवस्था, विस्तार अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, या सेवानिवृत्त अवस्था। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है तब अपना आंसर देना है। यहाँ पर जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, विस्तार अवस्था में यहाँ पर साधनों की मांग बढ़ जाती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा सही होगा। आइए समझ लेते हैं और भी अच्छी तरीके से। तो परिवार का आरंभ विवाह संस्कार से होता है। इसमें युवक युवती विवाह कर एक नए परिवार का आरंभ करते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, प्राथमिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचित अवस्था। तो आप ये भी क्वेश्चन यहाँ से
महत्वपूर्ण लगाते ही चलेगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले पारिवारिक जीवन चक्र के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचित अवस्था। तो इन प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत सामंजस्य या स्थापत्य कला, पति पत्नी एक साथ रहना, धन खर्च कम करना, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें विस्तृत अवस्था की, तो इससे शिशु का आगमन, पालन पोषण की अवस्था, प्राथमिक अवस्था, माध्यमिक अवस्था, विश्वविद्यालय शिक्षा तथा व्यावसायिक समायोजन और धन की अधिकता, तो जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर होगा। अगर यहाँ पर संकुचित अवस्था की बात करें तो सेवानिवृत्त, आर्थिक पुनर्नियोजन का काल, धन ऊर्जा की कमी, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, यहाँ पर विस्तृत अवस्था। तो आई होप आपकी समझ में आ होगी ये व्याख्या। आपको यहाँ पर एग्जामिनर किसी भी प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले तो अपना आंसर आपको सही करके आना है। ये पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ने हैं और ध्यान से इन्हें नोट करते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, पोछा लगाना किस प्रकार का कार्य है? हल्का कार्य, सामान्य कार्य, कठिन कार्य, 1 एवं 3 दोनों। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताने की पोछा लगाना किस प्रकार का कार्य है। क्या हल्का कार्य होगा, सामान्य होगा, कठिन होगा या 1 और 3 दोनों होंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से पोछा लगाना कठिन कार्य है, तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आइए और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। लैंगवर्दी और बेरट ने शक्ति व्यवस्थापन संबंधी अनेक प्रयोग किए हैं, तो किन किन के द्वारा किए गए? लैंगवर्दी और बेरट के द्वारा। इन्होंने विभिन्न घरेलू कार्यों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया, तो 3 वर्गों में घरेलू कार्यों को विभाजित किया गया है लैंगवर्दी और बेरट के द्वारा। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, जिसमें आपका हल्का कार्य, मध्यम कार्य और श्रमशील कार्य होगा। हल्का कार्य के अंतर्गत इन्होंने हाथ व मशीन द्वारा सिलाई बुनाई करना, रफू करना, लिखना, इसके द्वारा किया गया है। वहीं मध्यम कार्य के अंतर्गत शिशु को वस्त्र पहनाना, छोटे वस्त्रों पर प्रेस करना, टॉवेल, नैपकिन, ब्लाउज, बर्तन धोना, पैर की मशीन से सिलाई करना, कमरों की सफाई करना, ये मध्यम कार्य के अंतर्गत इनके द्वारा दिए गए हैं। श्रमशील कार्य में इन्होंने किसे किसे रखा है, तो बड़े वस्त्र धोना, पोछा लगाना, चादर धोना, फर्श धोना, ये इन्होंने श्रमशील कार्य के अंतर्गत रखे हैं। तो ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, तो इन्हें भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? आइलैंड रसोई घर, ओवल रसोई घर, पुलमैन रसोई घर या इंडिविजुअल रसोई घर। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, आइलैंड रसोई घर, उसे आइलैंड रसोई घर कहा जाता है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे आइलैंड रसोई कहा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आइलैंड रसोई घर कमरे के ठीक मध्य में एक खंभे पर कार्य केंद्रों को स्थापित करके इन रसोई घरों को बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। ये खंभा घूमने वाला होता है जिससे इसमें लगे हुए केंद्र भी घूमते हैं और गृहिणी आवश्यकता अनुसार किसी भी केंद्र को अपनी ओर घुमाकर प्रयोग कर सकती है। यह रसोई घर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए वरदान स्वरूप है। यह संपूर्ण प्रक्रिया विद्युत पर आधारित है, यानी कि यह संपूर्ण प्रक्रिया विद्युत पर आधारित होती है। इसमें समय और शक्ति की बहुत बचत होती है, किंतु इनको बनवाने में बहुत व्यय होता है। यानी कि समय और श्रम की यहाँ पर अगर बात करें तो शक्ति की तो यहाँ पर बचत होती है, लेकिन यहाँ पर इनमें व्यय काफ़ी ज़्यादा होता है और सामान्य आदमी इसे नहीं बनवा पाता क्योंकि यह इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो यहाँ पर सामान्य व्यक्ति इसे नहीं बनवा सकता। विकलांग व्यक्तियों के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है आइलैंड रसोई, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। और इसका रसोई घर का अगर हम बात करें तो एक खंभे पर कार्य केंद्रों पर स्थापित करके रसोई घर को बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र में, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पर 3, पारिवारिक स्तर उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में, या उपरोक्त सभी। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने के विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान है, तो क्या क्या योगदान है ये आपको बताना है। तो रोजगार परिवार कल्याण के क्षेत्र में ये भी इसका योगदान है। बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान रहा है। पारिवारिक स्तर
उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण के क्षेत्र में भी इसका योगदान रहा है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। दो व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है आत्म संचार, पारस्परिक संचार, जनता संचार या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि दो व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो दो व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है पारस्परिक संचार। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी नहीं दिया गया है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको प्रसार विधि दी गई है और संपर्क का यहाँ पर प्रसार दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। गृह भेंट, व्यक्तिगत संपर्क, दूरदर्शन जनसंपर्क, संगोष्ठी जनसंपर्क या परिणाम प्रदर्शन व्यक्तिगत संपर्क। यूपीएलटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, गृह भेंट, व्यक्तिगत संपर्क, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पर सही है, यहाँ पर नहीं पूछा गया तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूरदर्शन जनसंपर्क, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। संगोष्ठी जनसंपर्क है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस प्रकार हमारे यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है तो यही हमारा सुमेलित नहीं है। परिणाम प्रदर्शन व्यक्तिगत संपर्क है तो ये हमारा सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक प्रभावशील विधि है। समूह चर्चा, क्षेत्र गमन, प्रदर्शन या परियोजना। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009-15 और यूजीसी नेट एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक प्रभावशील विधि है। तो क्या प्रभावशील विधि है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से प्रदर्शन, कौशल प्रदान करने की सर्वाधिक प्रभावशील विधि है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। स्वास्थ्य सेवा को जन जन तक पहुँचाने के लिए गाँव में नियुक्त किए जाते हैं हेल्थ गाइड, चिकित्सक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या उपरोक्त सभी। यूपीटीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि स्वास्थ्य सेवा को जन जन तक पहुँचाने के लिए गाँव में नियुक्त किए जाते हैं। तो क्या नियुक्त किए जाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर से हेल्थ गाइड, स्वास्थ्य सेवा को जन जन तक पहुँचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं। हेल्थ गाइड जिसे जन स्वास्थ्य रक्षक भी कहा जाता है, जन स्वास्थ्य रक्षक, जन स्वास्थ्य रक्षक। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। आईसीडीएस में जाने वाले विद्यालयों में प्रवेश लेने से पूर्व वाले छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले संपूरक आहार में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आईसीडीएस में जाने वाले विद्यालयों में प्रवेश लेने से पूर्व छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले संपूरक पोषाहार में क्या होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 600 कैलोरी तथा 16 ग्राम प्रोटीन। ऑप्शन 2 300 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन। ऑप्शन 3 350 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन। ऑप्शन 4 300 कैलोरी तथा 8 ग्राम प्रोटीन। यूजीसी नेट एग्जाम 2010 और डीएसएसबी यहाँ पर पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न ये लगाते हुए चलेगा, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 300 कैलोरी तथा यहाँ पर 10 ग्राम प्रोटीन। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आइए और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो आईसीडीएस को समन्वित बालक विकास परियोजना भी कहते हैं, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। तो आईसीडीसी यहाँ पर आईसीडीएस को समन्वित बाल विकास परियोजना भी कहते हैं, इसे भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ 1975 में किया गया था। आईसीडीएस में जाने वाले विद्यालय लेने से पूर्व वाले छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले संपूरक पोषाहार में 300 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ताकि उनकी कार्य क्षमता बढ़ती रहे। तो ऑप्शन यहाँ पर 2-3 यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे, तो महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते ही चलेगा। और जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 300 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन से कार्यरत है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंदू कुष्ठ निवारण संघ। ऑप्शन 2 भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज। ऑप्शन 3
भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज, या इनमें से सभी। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन से कार्यरत है, ये आपको बताना है। तो कस्तूरबा मेमोरियल की यहाँ पर बात करें, फंड एवं हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, तो ये भी यहाँ पर ये भी क्या है, यहाँ पर कार्यरत है। भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज, ये भी यहाँ पर कार्यरत है। भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज, ये भी यहाँ पर कार्यरत है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा। अगर आपको यहाँ पर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा मोटिवेशन भी आप बढ़ाते रहिए, ताकि भी हमें भी आप बताते रहिए कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखें। मौलिक अधिकार में, ऑप्शन 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन 3 प्रस्तावना में, ऑप्शन 4 आपातकालीन शक्तियों में। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? तो किसमें कहा गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग चार में स्थित है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। व्याख्यान प्रदर्शन तरीके से यह हासिल किया जा सकता है: अंतर्दृष्टि, मूर्त से अमूर्त, अनुकूलन, या कोई नहीं। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि व्याख्यान प्रदर्शन तरीके से यह हासिल किया जा सकता है। तो क्या हासिल किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अंतर्दृष्टि व्याख्यान प्रदर्शन के तरीके से हासिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक धनराशि खर्च करता है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या केरल? जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक धनराशि खर्च करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो केरल में सर्वाधिक धनराशि खर्च की जाती है शिक्षा पर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। विकास से तात्पर्य है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा परिणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन 2 गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन 3 गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जीआईसी 2017 और जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि विकास से तात्पर्य है, तो किससे तात्पर्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन से विकास से तात्पर्य है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। वृद्धि एवं विकास होता है सरल से सहजता की ओर, सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर, या नीचे से ऊपर की ओर? जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012, 13 और 14 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि वृद्धि एवं विकास होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। वृद्धि एवं विकास होता है सरल से जटिलता की ओर। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। वृद्धि एवं विकास सरल से जटिल की ओर होता है, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। तो आपको यहाँ पर अंतर दिए गए हैं वृद्धि और विकास में। वृद्धि मूर्त होती है। यहाँ पर विकास की बात करें तो विकास अमूर्त होता है, अर्थात जिसे हम देख नहीं सकते। तो विकास क्या होते हैं? जिसे हम देख नहीं सकते वे क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। और जिसे हम देख या छू सकते हैं क्या होती है? मूर्त होती है। वृद्धि की शुरुआत विकास के बाद होती है। प्राणी में विकास पहले होता है। यहाँ पर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। यानी पहले शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इस प्रकार क्या होती है? वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। विकास की बात करें तो विकास का क्रम व्यक्ति को परिपक्व अवस्था प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखते चलेगा और इन्हें नोट कर लीजिएगा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उन्नत कर सकती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। घनिष्ठ मित्र से अलगाव। ऑप्शन 2 एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान। ऑप्शन 3 परिवार के सदस्यों से कुसमायोजन। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उन्नत कर सकती है। तो क्या क्या कर सकती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। 12 से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या युवावस्था। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि 12 से 18 वर्ष की आयु का काल कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। 12 से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है किशोरा अवस्था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। मातृ कल्याण के लिए सेवा है प्रसूता के लिए, गर्भवती माँ के लिए, धात्री एवं शिशु सेवा या इनमें से सभी के लिए। आपको यहाँ पर बताना है कि मातृ कल्याण के लिए सेवा है तो कौन कौन सी सेवा है ये आपको बताना है। तो प्रसूता के लिए ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। गर्भवती माँ के लिए ये भी ऑप्शन हमारा सही होगा। धात्री एवं शिशु सेवा। तो मातृ कल्याण के लिए सेवा है इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा चौथा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है शिक्षित दाइया, प्रसव केंद्र, शिक्षा या स्वास्थ्य चरण। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। क्या शिक्षित दाइया होगा, प्रसव केंद्र होगा, शिक्षा होगा या स्वास्थ्य चरण होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का जो उचित साधन है वह है हमारी शिक्षा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है काइम, रस, विली या पेप्सिन। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो आंशिक रूप से पचा भोजन काइम कहलाता है। ऑप्शन पहला ही हमारा यहाँ पर सही है। तो चलिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको कितने क्वेश्चन आते थे, कितने नए सीखने को मिले, कितना आपका स्कोर रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।